ओम डिजिटल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस पर ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है ये काफ़ी जटिल माना जाता है। आमतौर पर विद्यार्थी इस टॉपिक को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस जो है बोर्ड की परीक्षाओं में, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षाएं हों, इंटरमीडिएट की हों अथवा कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन हों, सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इंटरमीडिएट में 2 नंबर का क्वेश्चन एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जनरल ग्रामर के पोर्शन में आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन को सीखना बहुत आवश्यक है। साथ ही यदि आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, कोई लेटर लिखना चाहते हैं या कोई बड़े बड़े वाक्य बनाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम को बिना समझे आप वहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं, कई बार 3-3 4-4 लाइन का एक एक सेंटेंस होता है, उसमें कई बार डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट नरेशंस पर ही डिपेंड करता है। तो इस वजह से इस पोर्शन को ठीक प्रकार से समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का जो टॉपिक है, इसे हम लगभग 4 या 5 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारे नियम आते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कन्वर्जन के जो रूल्स हैं, उन रूल्स की जो टर्मिनोलॉजी है कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, किस रूप में है, उसके आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन को चेंज किया जाता है। तो उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को डील न करके उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाएंगे कि जिन्हें आप जान करके उन नियमों को अच्छी प्रकार से आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें ये बताया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर गोइंग थ्रू द मेन रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ नरेशंस। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप नरेशंस के कन्वर्जन के रूल्स को अच्छी प्रकार से जानना चाहते हो, तो आपको ये 4-5 चीज़ों को पहले बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। इसमें क्या है कि पहला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको ये जानना होगा कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आपको ये पहचानना आना होगा। यदि आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो आप किसी भी तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अच्छी प्रकार से या सही प्रकार से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है पर्सन्स एंड नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट। आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है और नंबर क्या होता है। थर्ड है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे ही, सी, इट, दे, यू, जो वर्ड हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे आमतौर पर प्रयोग होते हैं, सर्वनाम शब्द जो है, तो उनकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, पजेसिव फॉर्म क्या है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, आपको इसको समझना होगा। चौथा पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स, क्रियाओं की अवस्थाओं को जानना होगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आपको टेंसों की पहचान आनी होगी कि आप ठीक प्रकार से पहचान पाएँ कि ये वाक्य इस टेंस का है। इन 5 चीज़ों को यदि आप जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे प्रकार से डील करेंगे और आप इनको समझ पाएंगे, हम ये आपसे उम्मीद करते हैं, जिससे कि आप अगले वीडियो में जो हम नियम बताने जा रहे हैं उनको बहुत आसानी से समझ सकें। तो देखो, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब मेनली 2 काइंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो जो क्रिया की जो क्रियाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को कहते हैं और मेन वर्ब मुख्य क्रिया को कहते हैं।
तो ऑक्सिलरी वर्ब ये भी दो तरह की हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डू, डज, डिज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इतना आपको जानना है। मेन वर्ब में रीड, ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट, जैसे आप जानते हैं खा रहा, पी रहा, सो रहा, जाना, उठना, बैठना, ये सभी जो किसी कार्य को करने को प्रदर्शित करती हैं वो सभी मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। अब है सब्जेक्ट। इट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड यूजुअली प्रेजेंट बिफोर द वर्ब। किसी क्रिया को करने वाला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और ये जो है आमतौर पर किसी वाक्य में क्रिया से पहले प्रेजेंट होता है। जैसे इंग्लिश के वाक्य का स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसमें कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी और फिर कर्म होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन दिया है कि आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपली ऐड हु बिफोर द वर्ब, द आंसर इज सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी क्रिया शब्द में हु जोड़ दीजिए, हु माने कौन, तो जो उत्तर मिले वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे ही रीड्स दी बुक, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है ही रीड्स दी बुक, तो इसमें रीड क्या है, क्रिया है, और क्रिया से पहले आपने जोड़ दिया हु, रेड अक्षर में लिखा हुआ है हु रीड्स, कौन पढ़ता है, ही यानी कि वह, तो पढ़ने वाला कौन है, वह, तो जो उत्तर मिला वो सब्जेक्ट हुआ। तो किसी भी वाक्य में जो क्रिया हो उस क्रिया में हु जोड़ दीजिए, जो उत्तर मिले वो क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे हो कि मान के चलो गीतांजलि पुस्तक पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है, गीतांजलि, गीतांजलि सब्जेक्ट हो गया। विवेक पत्र लिखता है, कौन लिखता है, विवेक, तो विवेक उसका सब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी क्रिया में, किसी भी वाक्य की क्रिया में आप हु जोड़ दीजिए, जो उस वाक्य से उत्तर मिले वो क्या होगा, उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर दी वर्ब, ये आमतौर पर क्रिया के पीछे मिलेगा आपको। एंड एक्शन इज डन फॉर इट, और इसी के लिए कार्य किया जाता है, ये क्रिया करने का आमतौर पर उद्देश्य होता है। अब एग्जाम्पल, तो जैसे कि वाक्य की संरचना क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये पांचों जो वाक्य दिए हैं इनमें आप देख रहे हैं जो भी रेड अक्षर में वो सभी सब्जेक्ट हैं, क्रियाएं ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में दी हुई हैं, और जो ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रीन कलर में है। तो ही सेड टू मी, तो क्रिया से पहले ही जो शब्द आया है वो वर्ब सब्जेक्ट हो गया, सेड क्रिया हो गई, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। दे गेव हिम, आई रोट यू, शी टोल्ड अस, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड देम, हैज़ इन्फॉर्म्ड में हैज़ सहायक क्रिया हो गई, इन्फॉर्म्ड मुख्य क्रिया हो गई, और देम ऑब्जेक्ट हो गया, और ही सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आप पहचानेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम हैं वो इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान पर आधारित होते हैं, क्योंकि इनको पहचानना पड़ता है, उसी आधार पर जो है उनको चेंज करना पड़ता है। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको ये पहचानना है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी वाक्य में। जैसे कि आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, क्रिया में हु जोड़ने से जो आंसर मिले, ये मोटी पहचान है, तो वो उसका सब्जेक्ट होता है। अब इसमें है कि ऐड व्हाट आफ्टर द वर्ब, द आंसर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये दो तरह के हैं, वैसे तो और भी तरह के होते हैं, एक तीसरा प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसमें दो प्रकार के ऑब्जेक्टों की चर्चा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप क्रिया में व्हाट जोड़ दीजिए, जो आंसर मिले वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और क्रिया में टू हुम जोड़ दीजिए, टू हुम अर्थात किसको, और जो आंसर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि नीचे एक वाक्य दिया, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, क्या है, ही गेव मी ए बुक, तो गेव क्या है, इसमें क्रिया है, क्रिया में आपने जोड़ा वाट, ही गेव वाट, उसने दी, क्या दी, ए बुक, आंसर क्या मिला, ए बुक, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वाट जोड़ने से जो उत्तर मिले, क्रिया में वाट जोड़ने से जो उत्तर मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्रिया में टू हुम जोड़ने से जो उत्तर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही गेव टू हुम
किसको दी? मी, मुझको। बाकी के अनुसार क्या आंसर मिल रहा है? मी। तो मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे इसमें दिया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली एन इनएनिमेट थिंग वाइल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन एनिमेट थिंग। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आमतौर पर कोई निर्जीव वस्तु होती है। तो उसमें ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी ऊपर वाले वाक्य में, तो वो कैसी है? निर्जीव वस्तु। और मी किसको दी? मी, मुझको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कैसा है? एनिमेट यानी लिविंग थिंग होती है। दूसरा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आमतौर पर भाषा के नियम के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार, यदि किसी वाक्य में डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे रखा जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में उसको रखा जाता है। तो जैसे ही गेव मी ए बुक, तो मी पहले आ रहा है, ए बुक पीछे आ रही है। तो ये एक नियम है। बाकी यदि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे रखना हो, उल्टा रखना हो, तो फिर क्या होता है? इसमें नीचे दिया है प्रपोजिशन टू और फॉर एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ इट कम्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे आता है तो उसके आगे कोई प्रपोजिशन लगाना पड़ता है, जैसे कि टू है, फॉर है। तो इसमें टू लगा हुआ है, ही गेव ए बुक टू मी। तो मी को अगर हमने पीछे रखना है तो टू लगाया हुआ है। अब देखिए पर्सन और नंबर के बारे में विचार करते हैं। अभी तक हमने जाना क्रिया का सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बीच में और ऑब्जेक्ट पीछे। ऑब्जेक्ट दो तरह के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है क्रिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे रखना हो तो हम कोई प्रपोजिशन उसके आगे लगाते हैं। अब पर्सन और नंबर के बारे में है कि द वर्ड आई, वी, यू, ही, शी, दे एंड इट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब आप ये ध्यान कर लीजिए कि ये जो शब्द हैं, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ही माने वह, शी माने भी वह, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, दे माने वे, और इट, ये जो शब्द हैं इनको हम ग्रामर की भाषा में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज सब्जेक्ट, और ये सामान्य रूप से कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप जानते हैं जितने वाक्यों में, कितने वाक्यों में, बहुत सारी जगह इनका यूज़ होता है। या तो आई का होगा, वी का होगा, यू का होगा, ही का होगा, या फिर किसी का नाम दिया होगा। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। अमॉन्ग दीज वी, यू एंड दे आर प्लूरल नंबर। अब आपको इनमें ये जानना है कि बहुवचन कौन से हैं इनमें से और एक वचन कौन से हैं। तो वी, यू और दे, ये तीन जो है वर्ड जो है ये तो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन के लिए आते हैं। और आई, ही, शी और इट ये एक वचन के लिए आते हैं, ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं। और वी, यू और दे ये प्लूरल नंबर के प्रोनाउन हैं। आगे है ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोनाउंस आर पुट अंडर 3 कैटेगरीज। तो जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट जो अभी आपने ऊपर देखे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इनके अलावा भी और कर्ता हैं कि संसार में जितने नाम हैं, जितनी संज्ञा हैं, वो सभी कर्ता की जगह यूज होती हैं। तो वो सभी जो है 3 पर्सन में आते हैं। इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश ग्रामर में कुल 3 ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको इतना जानना है कि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही कर्ता आते हैं, आई और वी। ये 2 ही वर्ड फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं, और कोई संसार का कोई भी वस्तु जो है जो कर्ता के रूप में यूज़ होती है वो फर्स्ट पर्सन की नहीं होती। सेकंड पर्सन में केवल एक ही वर्ड आता है और वो है यू। और थर्ड पर्सन में जितने भी संसार के सारे कर्ता हैं, आई, वी और यू को छोड़कर, आई, वी फर्स्ट के, यू सेकंड का, और इन 3 शब्दों को छोड़कर जितने भी कर्ता हैं, कर्ता की जगह वर्ड यूज़ होते हैं, वो सभी थर्ड पर्सन के ही माने जाते हैं, थर्ड पर्सन में ही काउंट होते हैं।
तो ये आपने पर्सन के बारे में जाना और नंबर के बारे में जाना। नंबर तो आप जानते हैं, जब किसी एक वस्तु का नाम आए तो वो सिंगुलर, और एक से अधिक के लिए आए तो वो प्लूरल। तो इंग्लिश भाषा में केवल दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब जो पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो पर्सनल प्रोनाउन अभी आपने ऊपर जानी थी, इन सभी प्रोनाउन की कुछ अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। स्थान के हिसाब से ये अलग अलग रूप में आती हैं। तो ये फॉर्म क्या है? तो जब ये सब्जेक्ट की जगह आती हैं तो यही रूप रहता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इसको टेबल में देखिए, सब्जेक्ट के सामने क्या है, यही आता है। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आती हैं तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। तो दे का तो हो जाता है देम, सी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम, वी का हो जाता है अस, आई का हो जाता है मी, यू का तो यू ही रहता है और इट का ये इट रहता है। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगी तो मी में बदल जाएगी। वी जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगी तो अस में बदल जाएगी। तो ये नियम है। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब ये अधिकार दिखाती है किसी वस्तु पर, अपना पजेशन दिखाती है, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका, तो ये पजेसिव फॉर्म होती है। और ये पजेसिव फॉर्म इसकी आई की माइन होती है, वी की आवर्स होती है, यू की योर्स होती है, ही की हिस होती है, सी की हर्स होती है, इट की इट्स होती है और दे की देयर्स होती है। ये पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म भी आपको याद रखनी है। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म कौन सी होती है? तो आई की माई सेल्फ, इसमें सेल्फ लगना होता है, सेल्फ या सेल्फ्स। एक वचन के लिए सेल्फ और बहुवचन के लिए सेल्फ्स, बस ये लगाना होता है। तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ्स। तो ये जो है ये इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म है। एक और फॉर्म है जो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है, जो इसमें हाईलाइट में दी है, येलो कलर के हाईलाइट में। तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म जो है ये आई की माई होती है, वी की आवर होती है, यू की योर होती है, ही की हिज होती है और सी की हर होती है, इट की इट्स होती है और दे की देयर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव, इतना ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ पीछे कोई न कोई नाउन वर्ड लगा होगा। जैसे कि माई हाउस, माई पेन, आवर स्कूल। आवर्स स्कूल कभी नहीं होता है, या माइन स्कूल कभी लिखा आपने नहीं देखा होगा, ना लिखना चाहिए। या तो लिखिए माइन, दिस स्कूल इज़ माइन, या फिर आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ माई स्कूल। तो माई के पीछे स्कूल ज़रूर आएगा, या माई के पीछे जो भी वर्ड है जिसके माई जिससे संबंध अपना बता रहा है वो वर्ड ज़रूर आएगा। तो इस प्रकार से ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव, जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये कभी खाली नहीं आती, जिसके के ऊपर पजेशन दिखाती हैं, जिससे अपना संबंध दिखाती हैं, अधिकार दिखाती हैं, वो शब्द उनको फॉलो ज़रूर करता है। तो आपको इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है कि सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या है और रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कन्वर्जन के नियमों को समझने के लिए। आगे जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये जानते हैं क्रिया की अवस्थाएं। तो आप ये जानते हैं कि क्रिया की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और चौथी फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। तो गो, राइट का वेंट, रोट, ये आप जानते हैं। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना था। आगे जो है फिफ्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ सेंटेंसेस। जो नरेशन है आपका डायरेक्ट और उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो उस नरेशन में जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के टेंसों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मोटी पहचान, एक, क्योंकि आप जो है अगर बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, 10th में, 12th में या हायर क्लासेस के हैं, तो ये बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताना, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर या रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इनको आप रिमाइंड कर लीजिए, रिकलेक्ट कर लीजिए अपने दिमाग में इन नियमों को, जिससे कि आगे के जो नियम आप पढ़ें तो बहुत आसानी से वो आपको समझ में आ जाए।
तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आप जानते हैं डू और डज इसकी सहायक क्रिया होती है, क्रिया में एस या ई एस लगा होगा तो इससे इसकी पहचान हो जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड होती है, और यदि साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म होगी सभी कर्ताओं के साथ में। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं विल और सेल क्रिया होती है, फर्स्ट फॉर्म में मुख्य क्रिया होती है, विल और सेल सहायक क्रिया होती हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एजारएम सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर सहायक क्रियाएँ होती हैं और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी सेल भी सहायक क्रिया होती हैं और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में आती है। तो इस तरह से इन टेंसों की आपको पहचान हुई, 6 टेंसों की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचानों को ध्यान रखो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव सहायक क्रियाएँ हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूस में हैड सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया विल हैव सेल हैव होती हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, केवल परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, केवल सिंपल परफेक्ट जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सभी परफेक्ट टेंसेज में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव, ये इनकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएँ हैं। तो इस आधार पर आप वाक्य को पहचान सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन हैव बीन सहायक क्रिया का यूज होता है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और समय दिया होता है। कार्य करने की अवधि है, कार्य करने के प्रारंभिक समय है वो दिया होगा, 2 घंटे से पढ़ रहा है या 6 दिन से या सुबह से ये सब काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होती हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन होती है सहायक क्रिया और समय दिया होता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है और समय दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 12 टेंसों की एक ओवरऑल पहचान कराई गई है। इस आधार पर आपको वाक्यों को पहचानना है कि इसका टेंस का वाक्य क्या है, और यदि उसे हमें दूसरे टेंस में बदलना है तो उस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी और उसमें मुख्य क्रिया का किस रूप में प्रयोग होगा, वो चीज़ भी आपको वहाँ पर ध्यान में आ जाएगी यदि ये नियम आपको पता होंगे इन टेंसों के कि इस टेंस में ये इसकी सहायक क्रिया है और ये इसकी मुख्य क्रिया है। आगे नोट में ये लिखा हुआ है यूज ऑफ सेल इज़ रेयर इन टेंसेज। तो शेल जो है, विल और सेल का जो प्रयोग होता है फ्यूचर के टेंसेज में, उसमें सेल का प्रयोग आजकल बहुत कम हो गया है, ये रेयर केसेस में होता है। आमतौर पर ज़्यादातर आपको विल का प्रयोग ही मिलेगा। पहले एक ये बताया जाता था कि आई और बी के साथ हमेशा सेल लगती है, लेकिन अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे इसमें एक छोटी सी लिस्ट आपको दे दी है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की, जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल सेल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और सेल बी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग होता है। अब ये जो कुछ भी आपने थोड़ा सा हमारे साथ में पढ़ा, सीखा, सुना या डिस्कस किया, तो अभी इसके ऊपर इस वीडियो में लास्ट में आपकी उस याददाश्त को पहचानने के लिए, एग्ज़ामिन करने के लिए एक्सरसाइज हैं कि आपको कितना याद रहा है, और याद नहीं रहा है तो आप दोबारा उसको रिवाइज करें, दोबारा वीडियो को देखें या आपके पास कोई पुस्तक हो उससे पढ़ें, नहीं तो इसमें सारे कंटेंट हैं। तो इसमें जो है पहली एक्सरसाइज में दिया है राइट ऑब्जेक्टिव पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस। तो नीचे जो शब्द दिए हैं सातों पर्सनल प्रोनाउंस के, इनकी ऑब्जेक्टिव पजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है पेन से। आप इसी जगह वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, ये स्क्रीन आपके सामने रहेगी, इस पर ये एक्सरसाइज आपके सामने है। इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर लिखिए और उसको हल कीजिए। आगे इसके आंसर हैं, तो इसको लिखने के बाद में, इसको हल करने के बाद में उन आंसरों से आप इसके सॉल्यूशन से आप उसका मिलान कीजिए। ये देखिए इसका सॉल्यूशन आ गया।
इस सॉल्यूशन से आप देखिए कि आपने कितना सही किया है। आप उसको इस सॉल्यूशन को देखे बिना ही आप उस एक्सरसाइज को हल करें। भले एक बार आप इसको सॉल्यूशन को देख लें, उसके बाद पुनः लिखें, क्योंकि ऐसा करने से, लिखने से, किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चन को, किसी थ्योरी को, किसी कॉन्सेप्ट को लिखने से वो चीज़ और अच्छी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। इसलिए आप लिखने की आदत को ना छोड़ें, थोड़ा बहुत लिखा ज़रूर करें। इसी तरह अब सेकंड एक्सरसाइज है। इस सेकंड एक्सरसाइज में जो है, आइडेंटिफाई द पर्सन एंड नंबर ऑफ फॉलोइंग प्रोनाउंस। ये जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनके आपको पर्सन और नंबर बताने हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये इसमें जो वर्ड दिए हैं वो कोई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कोई रिफ्लेक्सिव फॉर्म में है। तो जैसे कि सपोज करिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो आई की जितनी भी फॉर्म है उनका पर्सन भी वही माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ आई की जगह पे माई दे रखा होता, माई सेल्फ दे रखा होता, माइन दे रखा होता, मी दे रखा होता, तो उसका पर्सन और उसका नंबर वही होता है जो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म का होता है। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हल कीजिए। जैसे माई सेल्फ दिया है, तो जो आई का होता है वही माई सेल्फ का होगा, नंबर और पर्सन। इसी तरह योर सेल्फ दिया है, तो जो यू का होता है वही योर सेल्फ का पर्सन और नंबर होगा। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में हर वर्ड के आगे उसके पर्सन और नंबर आपको लिखने हैं। नंबर आप जानते हैं, आई, वी, यू एंड दे, ये तीन तो प्लूरल नंबर हैं, बाकी सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस होते हैं। ये इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है। आगे इसके यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इसका आंसर दिया है। तो इस एक्सरसाइज, इस वीडियो को आप यहीं पॉज कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी पर हल कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन से अपने हल का मिलान कीजिए, अपने सॉल्यूशन का, कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। इसके बाद ये थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टेंसेज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन दिए गए वाक्यों के टेंसों को पहचानना है कि ये दिया हुआ सेंटेंस या वाक्य किस टेंस का है। जैसे कि पहला वाक्य, ही इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क, तो इसमें इज का प्रयोग हो रहा है और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज आ रहे में और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इस तरह से ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसी तरह से आप इन 8 वाक्यों को पहचानिए और 1 2 3 4 इस तरह से 8 नंबर लिख के उनके सामने इन वाक्यों के टेंस का नाम लिखिए। और फिर इस को यहाँ पॉज कर लीजिए वीडियो को, जिससे ये एक्सरसाइज आपके सामने रहे, और इसको हल कर दीजिए। हल करने के बाद में आप वीडियो को पुनः आरंभ कीजिए और इसके सॉल्यूशन से उसका मिलान कीजिए कि आपने सही बताया या गलत बताया। और इस प्रकार ये आपका ये जो वीडियो है, इसमें इन कॉन्सेप्ट को बताया गया है, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इससे अगला वीडियो जब आप प्ले करें तो उसमें इन कॉन्सेप्ट्स का विशेष यूज़ होगा। तो अब आपके लिए धन्यवाद। ये जो है, इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा, और अगले वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम, जो कन्वर्जन के रूल्स हैं, उनको हम डील करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।